विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। जिस हिसाब से क्रिमिनल बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन सब आईएएस आईपीएस अधिकारियों को भी कम से कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग भी हैं सब लोग शपथ लेकर के संविधान का आज संवैधानिक पद पर है। संवैधानिक पद पे अगर लोग अगर इस तरह का काम करेंगे, पुलिस का काम क्या है? सबके साथ इंसाफ करना, माहौल को ठीक करना। लेकिन जिस हिसाब से यूपी में पुलिस का गुंडाकरण कर दिया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरीके से भाजपा जो है एकदम नफरत ही नहीं, ये लोग किसी भी प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग जो है एकजुट हैं। इनके नफरत के डिज़ाइन को हम लोग जानते हैं। अगर कहीं भी इस तरह का प्रयास अगर बिहार में अगर कोई करेगा तो हम लोग जो है चुप बैठने वाले लोग नहीं। आपको बता दें, संभल में सर्वे टीम पर पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा में हुई 4 मौत के बाद पूरे संभल में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से संभल से समाजवादी पार्टी के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क समेत विधायक के बेटे को भी नामजद किया गया है। अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई, तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी। अरे नहीं सदर साहब, मैं बात रख रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? अरे हक है, हक कहेंगे हम। पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश उधर हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी थी, क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए? और सर्वे ये 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी अगर और चीजों में भी कर लेता, अगर ये पुलिस प्रशासन के जो लोगों के साथ हम मॉब लिंचिंग होती है, अगर उसमें भी इतनी सख्ती दिखाता, अगर ये पुलिस प्रशासन इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करता जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो हमें भी खुशी होती। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर, फिर भी इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और रही बात इस संभल के अंदर सुकून है, हम सुकून को ही कायम रखना चाहते हैं। मैं आज सांसद हूँ इस जगह, आज यकीनन दादा मोहतरम बख्श साहब की बहुत कमी है, क्योंकि वो संभल की जामा मस्जिद से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, हमदर्दी रखते थे। और लेकिन आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान, ये प्रदेश और देश किसी की भावना से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। हमारी पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, उसके अंदर सीधे सीधे ये है कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल अपनी जगह है वो अपनी जगह रहेंगी। उसकी धारा 2 कहती है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 कहती है कि अगर कोई केस अगर किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ है और अगर वो केस अदालतों के अंदर है जो 1947 15 अगस्त से पहले धार्मिक स्थल है, तो उस केस को, उन पेंडिंग केसों को बंद कर दिया जाएगा।
प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि किसी भी प्रकार के किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरी धार्मिक स्थल में नहीं बदला जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 कहती है कि जो बाबरी मस्जिद को छोड़ करके हर धार्मिक स्थल पे ये लागू होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो बनाया हुआ कानून है उसको मान्य, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है उसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोर्ट हो, उस कानून को मानना है। पुलिस प्रशासन का मकसद है कि अगर कोई गलत करे तो उसको के खिलाफ मुकदमा रखना, न्यायालय का काम है अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ मुकदमा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसको सजा देना। लेकिन जो कानून बना हुआ है उसके खिलाफ आप कैसे कर सकते हो? हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई। और हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे रिटन मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे मजहब इस्लाम ये कहता है किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के तो अपना धार्मिक स्थल बनाने की दूर की बात है। अगर कोई हमारा मजहब का भी अगर इंसान है, मुसलमान है, तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं होगा। तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी। अरे नहीं सदर साहब, मैं बात रख रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? अरे हक है, हक कहेंगे हम। पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं है। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। और हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मैं प्रयास करूंगा। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से। मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले को इंशाल्लाह कि मुझे बोलने का मौका मिले पार्लियामेंट में, मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। हम यहाँ कोई संभल की सरजमी पर कोई हम लड़ाई जंग नहीं करना चाहते, न किसी दूसरे धार्मिक लोगों से, ना ही पुलिस प्रशासन के लोगों से। टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं। यार ये मोबाइल वाला नहीं मान रहा भाई। क्या और भी अभी धरपकड़ की जा रही है? छापेमारी कर लो यार। कितने लोगों को और 21 लोगों के अलावा डिटेनिंग किया जा रहा है? कल हमारे यहाँ जो DIO हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। सर, नाबालिग जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, तो पत्थरबाजी में शामिल थे। उसको लेकर आप लोग क्या संज्ञान ले रहे हैं? काफी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है सर। जो एडल्ट नहीं है वो भी शामिल थे, 15-16 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा, क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो। सर, क्या ऐसी भी आशंका थी आप लोगों को कि ये जो बलवाई थे ये भीड़ हिंदू एरिया में भी जा सकती थी, इसलिए आप लोगों ने पूरा घेर लिया था? 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे की नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी, इतने ही शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूँगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ स्टार्ट। सर, इस मामले में क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 3 रास्तों से लोग निकल कर आए थे, क्या उनका मकसद था कि सिर्फ मस्जिद के इलाके में नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी हिंसा की आग को पहुंचाना उनका मकसद था? और ये हैंडमेड हथियार जिस तरीके से थे, तो क्या पहले से तैयारी करके उनको बनाया गया था? कहीं एक जगह ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है?
हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो, और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में भी के अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर एक सवाल बाहरी लोग भी थे क्या? कुछ इस तरह के क्लू मिलेगा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। बाहरी पर पाबंदी सर पूरी। अगर आप नंबर बता पाए जो रिटेन किए हैं। वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन। सर कुछ पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या देसी तमंचे? एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है, और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं, और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सर एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की। क्या इन दोनों लोगों के आपस में भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो, तो डोमिनेंस को लेकर इन दोनों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे, अभी हम केवल FIR की है। और यूपी के संभल में हुई हिंसा पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, संभल हिंसा को लेकर कई गंभीर सवाल हैं। 19 नवंबर को शाम 4 बजे सर्वे का आदेश हुआ, 6:30 बजे सर्वे शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में खत्म हो गया। फिर 24 नवंबर को किस भाजपाई आका के कहने पर डीएम ने दोबारा सर्वे का आदेश दिया, और क्या कुछ कहा सुना देते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का बीड़ा उठा लिया है। यूपी को बर्बाद करना उनका संकल्प हो गया है, उनका लक्ष्य हो गया है। कभी मुजफ्फरनगर के दंगे, कभी अलीगढ़ के दंगे, कभी बहराइच के दंगे और अभी संभल के दंगे। बीजेपी आपको ना तो रोजगार दे सकती है, ना महंगाई से राहत, और ना ही आपके बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बना सकती है। वो सिर्फ दंगे दे सकती है, झगड़े दे सकती है, फसाद दे सकती है। यही काम पूरे देश में कर रहे हैं और यूपी को खास तौर से दंगे फसाद का अड्डा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। संभल में जो कुछ हुआ ये गहरी साजिश का हिस्सा है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से बातों को सुनिएगा। अचानक 19 तारीख को दिल्ली से 2 वकील जाते हैं संभल में, जिला की अदालत में वहां पर याचिका दाखिल करते हैं। उस याचिका में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पार्टी बनाया जाता है, कल्चरल मिनिस्ट्री को पार्टी बनाया जाता है, ASI के 2 अलग अलग विभागों को, अधिकारियों को पार्टी बनाया जाता है, DM को पार्टी बनाया जाता है, मस्जिद की कमेटी को पार्टी बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इतने लोगों को पार्टी बनाया जाता है। आप जानते हैं न्याय की एक प्रक्रिया होती है, कोई याचिका दाखिल होती है, किसी के खिलाफ होती है, कोई पार्टी होता है, तो उनको एक सामान्य सा नोटिस जाता है कि इस मसले पर आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं। बगैर दूसरे पक्ष को सुने हुए, बगैर किसी के वकील को सुने हुए 4 बजे ऑर्डर कर दिया जाता है कि सर्वे किया जाए, उस जामा मस्जिद का सर्वे किया जाए। 4 बजे ऑर्डर होता है, ध्यान से सुनिएगा। 10 से लेके 5 तक कानून के मुताबिक कोई सर्वे हो सकता है, उसके ना पहले ना उसके बाद। DM साहब होम मिनिस्ट्री के लिए, कल्चरल मिनिस्ट्री के लिए, ASI के लिए एक वकील भी नियुक्त कर देते हैं, जामा मस्जिद की कमेटी को नोटिस भी दे देते हैं। 19 तारीख को 6:30 बजे पहुंच के सर्वे किया जाता है। 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक सर्वे होता है। DM साहब और प्रशासन के अधिकारी बाहर आते हैं, कहते हैं हमारा काम पूरा हो गया, काम कंप्लीट हो गया।
उसके बाद वहां से वो लोग चले जाते हैं। ना कोई दंगा होता है, ना कोई फसाद होता है, ना कोई झगड़ा होता है। भाजपाई बौखला जाते हैं। मोदी जी को लगता है, अमित शाह को लगता है, योगी जी को लगता है, बीजेपी वालों को लगता है, अरे हम तो अपने मकसद में कामयाब ही नहीं हुए। दंगा तो हुआ नहीं, फसाद तो हुआ नहीं, यूपी तो बर्बाद हुआ नहीं, कुछ आगजनी तो हुई नहीं। बहराइच में हमने कोशिश की, वो फेल हो गए, संभल में भी फेल हो गए। तो इन्होंने एक नया नाटक किया। 19 को सर्वे कहा पूरा हो गया, 24 तारीख को सुबह फिर से 6:30 बजे, 10 से 5 नहीं, 6:30 बजे सुबह नारे लगाते हुए सर्वे कराने के लिए प्रशासन पहुंचता है और उसके बाद वहां माहौल बिगड़ता है। जब मस्जिद के हौद से पानी निकाला जाता है, माहौल बिगड़ता है, पुलिस वहां पे लाठियां चलाती है, गोली चलाती है, पथराव भी होता है दोनों तरफ से और 5 लोगों की जान चली जाती है। ये कैसे हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, अगर 19 तारीख को सर्वे पूरा हो गया था तो 24 का सर्वे डीएम के आदेश पे कैसे हुआ? जब 19 तारीख के सर्वे के बाद अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने तारीख 29 की दी थी और अगर सर्वे से कोई पक्ष संतुष्ट नहीं था तो उसके बारे में दोबारा सर्वे करने का आदेश भी न्यायालय दे सकता था, तो 24 तारीख को डीएम के आदेश पे दोबारा सर्वे कैसे हुआ? क्या यह डीएम का आदेश था या बीजेपी के नेताओं का आदेश था? ऊपर बैठे हुए आकाओं का आदेश था? दंगा कराने की नीयत से यह आदेश था? फसाद कराने की नीयत से यह आदेश था? मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, अपने बेरोजगार भाइयों से कहना चाहता हूं, ये भाजपा तुमको कोई भविष्य नहीं दे सकती। ये तुमको धर्म के नाम पे झगड़े करा सकती है और अपने बेटों को दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का धंधा करवाती है। कहां है जैसा का धंधा? दुबई में, कतर में, शेखों के साथ, जिसको गले लगाते हैं मोदी जी। तो मोदी जी अपने भतीजे के लिए कतर में, दुबई में धंधा का, हजारों करोड़ के धंधे का मार्ग खुलवाते हैं और यूपी को दंगे की आग में झुकवाते हैं। डबल इंजन की सरकार बहराइच में जो प्रयोग फेल हो गया वो संभल में पूरा करती। जिनसे संभल नहीं संभलता वो देश क्या संभालेंगे? तो इसलिए यूपी के लोगों को जगना होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक एक व्यक्ति को अपने प्रदेश को बर्बाद मत होने दीजिए। आइए हम सब मिलके भाईचारे के साथ, एकता के साथ, शांति के साथ सरकार से सवाल पूछें अपने मुद्दों पर, रोजगार पे, स्कूल पे, अस्पताल पे, किसान के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे। इस दंगे फसाद से हमको कुछ नहीं मिलने वाला। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के आकाओं और बीजेपी के नेताओं की गहरी साजिश का हिस्सा है संभल का दंगा। ये पूरा प्रकरण है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये दोबारा सर्वे करा के दंगा कराया गया, फसाद कराया गया, गुंडागर्दी कराई गई और 5 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, चाहे वो जनता का व्यक्ति हो या पुलिस प्रशासन का व्यक्ति हो या बीजेपी के आका हो, उनका चेहरा देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद। यूपी के मुरादाबाद में थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है वाले गाने पर आपको बता दें, अमिताभ बच्चन की फिल्म नमक हलाल का ये गाना नशे में मदहोश वर्दी पहने इन दीवान जी पर फिट बैठ रहा है। अंगूर की बेटी के नशे में ये जनाब इतना ज्यादा मदहोश हैं कि इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। जहां मस्जिद के सदर और वकील जफर अली साहब को सुने, उन्होंने कहा कि मुझसे डीएम साहब और एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को मनाएं, और क्या कुछ उन्होंने कहा सुना देते हैं आपको। हुई है कि फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं
और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है। ये खुदाई क्यों हो रही है? तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को। लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना? नहीं, हमारी क्या कमी रही? हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। जैसे पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक ने ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। जफर साहब, दोनों कमेटियां मौजूद थी, सर्वे चल रहा था, फिर हिंसा बढ़ी, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि एसडीएम साहिबा वहां परिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर ये कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, हौज का इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहां पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छुड़वा दिया। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहां पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है, इसलिए लोग जो थे उत्तेजित होने शुरू हो गए। अच्छा सदर साहब, ये बताइए, जो परवाना जारी हुआ है कोर्ट का, उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आदेश है, तो ये मेजरमेंट क्यों किया गया? क्या आपने उस वक्त कोई विरोध किया या उनसे ये बात कही कि मेजरमेंट क्यों हो रहा? ये डीएम साहब से, एसपी साहब से कोतवाली में हमने कहा कि ये मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसमें सर्वे में मेजरमेंट भी शामिल है। नहीं, उसमें कोई आदेश थे ऐसे आपने देखे आदेश? वो नहीं, सर्वे का आदेश है। उनका मतलब ये है कि सर्वे में ये सारी चीजें आ जाती हैं। डीएम साहब ने खुद हमसे ये कहा, एसपी साहब ने हमसे खुद ये कहा कोतवाली में। इसमें तो स्पेसिफिक कोई ऐसा आदेश नहीं, सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आदेश अदालत। मैंने बता तो दिया, एक सवाल को रिपीट न करें प्लीज। मैंने बता दिया कि उन्होंने वो वजीद हो गए इस बात के कि नहीं मेजरमेंट होगा, जबकि हमने इसका विरोध किया। यूपी के आगरा में ट्रक ने एक किशोर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। किशोर को टक्कर मारकर ट्रक टैंकर मौके से फरार हो गया। वहीं एकत्रित ग्रामीणों ने चालक की जमकर धुनाई कर दी और ट्रक में तोड़फोड़ की। यूपी के बिजनौर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक तस्कर घायल हो गया और 2 जानवर बरामद हुए। आपको बता दें, बिजनौर नांगल थाना क्षेत्र में पुलिस गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के आगरा में मजदूर को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। अचनेरा अनाज मंडी में मजदूरी करता था, वहीं मंडी से लौटते समय अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के बिजनौर में एक प्रेमी के शादी करने से इनकार करने पर एक युवती ने क्षुब्ध होकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। युवती का एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब करती है और पिछले 1.5 साल से एक युवक के संपर्क में थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार।
ये कोई लड़की है, इनको क्या हुआ है, कौन लगती है आपको? ये मेरी मौसेरी बहन है। क्या हुआ इनके साथ? एक लड़का रोहन नाम का इसको परेशान कर रहा था। अब 1-1.5 साल से साथ में थे और अब जो इनकार कर रहा है वो। अब इसने उसके चलते जहर खा लिया। किस कारण खाया है? कोई लड़का ने मना कर दिया, इनकार कर रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा, साथ नहीं रहूँगा। क्या कुछ दिन का अफेयर थे मतलब? हाँ, 1-1.5 साल से साथ हैं ये लोग। यहाँ पे प्राइवेट जॉब कर रही थी। कहाँ पे? विवेक मेडिकल कॉलेज। कैसे मिलना हुआ था इनका? ये बस वहीं जॉब में साथ मिले थे। अच्छा, ये बिजनौर में कहाँ रह रही थी, कितने समय से? ये अम्बे विहार कॉलोनी में रह रही थी 1-1.5 साल से। विवेक कॉलेज में जॉब कर रही जी। है। कैसी हालत है इस टाइम में? सीरियस हालत है सर। यूपी के संभल में स्थिति सामान्य है, दुकानें खुल गई हैं, लोगों का आवागमन अच्छे से चल रहा है। स्कूल खोलने के बारे में जिला अधिकारी बताएंगे। वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। ये पूरी जानकारी मुनिराज जी, डीआईजी संभल के द्वारा दी गई और क्या कुछ कहा सुना देते हैं आपको। आज के दिन में संभल में सुबह से सभी सामान्य लग रहा है, सभी दुकानें खुली है, लोग आगमन सभी अच्छी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, पूरी संभल अब शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कि मार्केट तो अभी ठीक है, अभी स्कूल के बारे में डीएम सब बताएंगे, कब आदेश करेंगे उसको। तो कल तो बंद रखा है, आज का अभी उन्होंने एक्सटेंड किया, मैं एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। और बाकी मार्केट पूरी तरीके से चल रहा है, सभी लोग अपना काम देख रहे हैं। लोग से अपील भी की है, सभी शांति से अपना काम करिए, किसी की पुलिस परेशानी नहीं करेगी। जो भी निर्दोष है उनके कुछ नहीं होगा, अपना काम करते रहिए, बस इतनी मैंने अपील किया। इंटरनेट सेवाएं कब तक होंगी? वो सब हम लोग का आज का कंडीशंस देख के बाकी हम डीएम और एसएसपी डिसाइड करेंगे, उसके आधार पर हम आगे बताएंगे। सर, कुछ और एफआईआर दर्ज हुई है अभी तक? नहीं, अभी नहीं, अभी तो ऐसे नहीं, बस इतनी है। बस कल जो कितना एफआईआर 7 एफआईआर हुआ तो उतनी है, बस कल जो गिरफ्तारी उतनी है, आज का तो कहीं कुछ नहीं। बस हम लोग केवल से जो हमारा पास जो वीडियो फुटेजेस है उसके आधार पर लोग का आइडेंटिफाई करवा रहा है। सर, एसपी डेलीगेशन ने फोन किया जाने के लिए? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन अभी है नहीं, उनसे मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है। उसके आगे तो उसके आगे हम लोग बात करेंगे। उसको अभी डीएम साहब ने लिखा है, अपने ऑर्डर में लिखा है, कुछ बाहर के लोग के यहाँ पे शांति व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कुछ लोग के रुकने के लिए पड़ोसी जनपद में के लिए ऑर्डर किया है। अभी तक कोई लिखित आएगा तो हम उसके आगे विचार करेंगे। देखिए, देखिए उसके सब हम योजना में सभी एविडेंस कलेक्ट करवा रहा है, उसके बाद आगे जो एसपी नियम अनुसार विधिक कार्रवाई हम आगे कार्रवाई करेंगे। यूपी के बिजनौर में मामूली बाइक टच होने को लेकर 2 छात्रों के गुटों में विवाद हो गया। आपको बता दें, दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। दोनों पक्षों के 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या नाम भैया आपका? सुख कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बुलबुल। क्या मामला था? जी, गगन का और हर्षित का मैटर था, हम उसके साथ आए थे। तो वो हर्षित, हम उन्हें मारने चले गए हर्षित को। उन्होंने पहले गगन को मार दिया था। हम जब मारने गए तो उन्होंने फायरिंग करी और फिर हम उससे आ गए। एक लड़के को गोली लग गई थी, उससे आ गए, एक कॉलोनी में खड़े हो गए यहीं पे एमडी के थोड़ा, और फिर वे वहीं आ गए और उन्होंने भी फायरिंग करी। और फिर हम भाग रहे थे, मैं झाड़ियों में गिर गया तो मुझे पकड़ लिया। नाम भैया आपका? मेरा नाम आयुष। कहाँ के रहने वाले? सुएड़ी। क्या मामला हो गया था? वो मामला ऐसा था, क्या नाम है, हमारे जो भाई है गगन है सुएड़ी का, तो कुछ आपस में झगड़ा हो गया था उनका। तो वहाँ बातचीत करने गए थे तो उधर की विपक्ष पार्टी ने गोली चलाई। कौन थे वो लोग? हर्षित थे, आदि और पठान, निशान। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये चौकपुरी साइड, कुछ पठान साइड इधर है, चंदक साइड। घटना कहाँ हुई है? ये हुई है डे नाइट कैफे के साइड वाली। अच्छा, कितने लोग घायल हो? तो वो होंगे 5-6 लोग। आप लोग कितने घायल? यूपी के हमीरपुर में जिलाधिकारी घनश्याम मीना का लापरवाह कर्मचारियों पर चाबुक चला है। विभागीय कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 सचिव और 1 आंकिक कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। कुरारा विकासखंड में तैनात सचिव महेंद्र प्रताप सस्पेंड किए गए हैं। यूपी के आगरा में बड़े ही धूमधाम से संविधान दिवस मनाया गया। आगरा के जिला मुख्यालय सहित अन्य महकमों में संविधान दिवस मनाया गया। जिला मुख्यालय में आयोजित संविधान दिवस में जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। संविधान दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे देश का जब माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने
अध्यक्षता में संविधान का जो गठन हुआ था, उस संविधान के अंतर्गत गठन में ये हम लोग गरीब लोगों को, अमीर लोगों को, पैसे वालों को, देश के कमज़ोर को, सारे को बराबर देने का, मान लीजिए, काम करने का जो महत्व दिया था। आज देश में अगर इसकी स्थिति होती तो बहुत वैसी होती। हमारे देश की संविधान इतना मजबूत है तो संविधान में चाहे कोई भी काम हो, उस संविधान के सामने सब होने हैं, सब ये हैं। चाहे मान लो कोई अधिकारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नेता हो, चाहे मजदूर हो, जो किसान है वो आज संविधान के दायरे में हम लोगों को काम करते हैं। उसी के आधार पर देश में कानून का पालन किया जा रहा है। इतना संविधान मजबूत जो हमारे देश का है, वो संविधान किसी भी कंट्री का इतना मजबूत नहीं हो।